दूसरी बात, ये बताओ बीच में ये बताओ, इस देश में 80 करोड़ हिंदू बोलते नहीं है, राशनों की लाइन में क्यों खड़ा है? अमित भाई आप बीच में बोलते नहीं है, गौरव भाटिया हिंदू राशन की लाइनों में 50 कटोरा सेकंड लेके नरेंद्र मोदी ने क्यों खड़ा किया है? अमित जमाई नहीं, आप हमसे पॉलिटिकल बात करिए। सपा की तारीफ करने के लिए 1 घंटे का प्रोग्राम करिए, हम भी आएंगे उसमें, तब मैं पॉलिटिकल बात करता हूं। अच्छा ठीक है, गौरव भाटिया का भी राइट है अपनी बात को रखने का। पॉलिटिकल बात तो करो यार, समाजवादी की तारीफ में अलग से हम बात करेंगे। अभी एक मैंने उदाहरण दिया। अच्छा अमित जमाई, एक तथ्य गलत हो तो माफी मांग लूंगा, चुप करिए। गौरव दूसरा, अमित जी मैनिफेस्टो की बात हो रही है, देखिए सपा का ही 2012 का मैनिफेस्टो है। क्यों नरेंद्र मोदी जी को यह बोलना पड़ता है कि ये बहुसंख्यक से नफरत करते हैं और मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं? जी, इस मैनिफेस्टो में एक लाइन पढ़ रहा हूं, सुने सारा देश। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला गया है, उन्हें ना सिर्फ फौरन रिहा कराया जाएगा बल्कि मुआवजे के साथ इंसाफ भी दिया जाएगा। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेना चाहते थे, न्यायालय ने रोक दिया। इसके बाद मैनिफेस्टो की बात हो रही है। अमित जी आप मुझे ये बताइए, आज ये पूछा नहीं जाएगा कि ये कहते हैं व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ को मजबूत करेंगे। शाहबानो का केस आया, एक 60 साल की महिला को, मुस्लिम महिला को भत्ता मिले, ये सर्वोच्च न्यायालय का, इन्होंने पलट दिया। शायरा बानो का केस आया, नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं, ठीक है, महिलाओं के बारे में जवाब होना जरूरी है। अमित जमाई आप बोलते हैं कि मैं पॉलिटिकल बात करना चाहता हूं, तो मैं पॉलिटिकल बात कर लेता हूं। जब राशिद अल्वी कहते हैं, अमित जमाई सवाल सुनना पड़ेगा। अमित जमाई ऐसे नहीं चलेगा, सवाल तो सुनना पड़ेगा ना भैया, ऐसी थोड़ी है, सवाल तो सुनेंगे ना आप लोग। मैं ये बीजेपी को भी बोलता हूं, आपको भी बोल रहा हूं, देखिए सवाल सुनना पड़ेगा। अमित जमाई साहब को दिखाइए। अमित जमाई, सवाल यह है, जब राशिद अल्वी कहते हैं कि आखिरी कतार में इस देश का मुसलमान खड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर पहला अधिकार उन्हीं का होता है, फर्स्ट राइट उन्हीं का हो जाता है, तो क्या कहिएगा आप फिर? और फिर जब कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी कहते हैं कि हम आर्थिक और संस्थागत सर्वे करेंगे, यह पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है और कौन से वर्ग के हाथ में है। पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस, कि कौन से वर्ग के हाथ में है हिंदुस्तान का धन। और जितना आपका हक बनता है वो उतना हम आपको आपके लिए देने का काम करेंगे। 30 सेकंड। अमित जी, हम अगर ये कहते हैं कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट में एक जाति का कब्जा है, हम चाहते हैं कि वहां पे छत्री भी हो, हम चाहते हैं वहां वैश्या भी हो, हम चाहते हैं वहां कायस्थ भी हो, हम चाहते हैं दलित हो, बैकवर्ड हो, माइनॉरिटी हो, बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसमें क्या गलत है? क्या गलत है इसके अंदर? इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात है। नहीं, अब यही रुक जाइए। नहीं, अब यही रुकिए। आपने बोला ना, आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात करी, सुप्रीम कोर्ट की बात है क्या? मैनिफेस्टो में सुप्रीम कोर्ट की बात लिखी गई है क्या? राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है, ये सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आपने किया है, इसलिए आप इसको अपने ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी को भी अधिकार है कि वो अपने ढंग से इंटरप्रेट करें इसको, बीजेपी को भी अधिकार है। और जब राहुल गांधी कहते हैं कि हम आर्थिक और संस्थागत सर्वे कराएंगे देश के लोगों की संपत्ति का, किसके पास कितना पैसा है, उसके बाद और किस वर्ग के पास पैसा है, उत्तर प्रदेश और किस वर्ग के हाथ में धन है, हम बता दे रहे हैं आपको। सुनिए ना अमित लोगन, हम आपको बता दें, जितना आपका हक बनता है। इस देश के विश्वविद्यालय में एक जाति का कब्जा, उत्तर प्रदेश के कप्तान डीएम पे एक जाति का कब्जा। मैं सुब्रास्टा से एक व्यू ले लेता हूं। सुब्रास्टा, जब आप राशिद अल्वी के बयान को देखते हैं, राशिद अल्वी कहते हैं कि आखिरी पंक्ति में तो देश का मुसलमान खड़ा है, उसका पहला अधिकार है। और फिर जब राहुल गांधी के बयान को मैच करते हैं तो दोनों के अंदर एक सीधी लाइन सपाट दिखाई देती है कि नहीं देती? ये प्रश्न है मेरा। अमित जी, लाइन दिखाई भी देती है, और मैं एक बात बहुत संजीदगी से कहना चाहती हूँ, अगर बीच में कोई प्रवक्ता बोलना शुरू ना करें तो, राजनीतिक प्रवक्ता, जी मैं सिंपल सी बात कह रही हूँ, मैं लगातार कहती आ रही हूँ कि इस देश में अगला वॉर जो होने वाला है वो कास्ट के नाम पर होने वाला है। और आप देखिए कि कौन कौन नेता हैं जो ये वॉर करवाने के पक्ष में खड़े हैं। आप आज देखिए, मैंने सिर्फ एक बात कही, भूमिहार और यादव वर्ग को लेकर के जो बात कही, वो बिहार में आम जनमानस के बीच की ये बात है कि लोगों ने, यादवों ने ऐसा माहौल बनाया, यादव नेताओं ने, गलत मैं कह रही हूं, यादव नेताओं ने ऐसा माहौल बनाया, और इसमें सबसे प्रथम पंक्ति में लालू प्रसाद यादव थे
जिन्होंने ये माहौल बनाना शुरू किया कि सारी की सारी संपत्ति भूमिहारों के हाथ में है, राजपूतों के हाथ में है, और बिहार ने वो दंश झेला है। आज इनको परपराहट होती है मेरे इस बयान से। क्यों होती है? मैं तो भूमिहार समाज से भी नहीं हूं। मैं तो, अगर आप देखा जाए तो ब्राह्मण समाज में भी एक माइक्रो माइनॉरिटी समाज से हूं, लेकिन मुझे वो राजनीति नहीं करनी। मैं सिंपल सा सवाल पूछ रही हूं। आज जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और उनका अनुमोदन तेजस्वी कर रहे हैं, आप पूछिए तेजस्वी यादव क्या अपने वेल्थ को किसमें रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे? मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन ये चुनाव में ये चर्चा बहुत बड़ी हो गई है और बहुत व्यापक हो गई है। और व्यूअर्स, आपका भी रिएक्शन मुझे लगातार मिल रहा है। क्या वाकई इस देश में संपत्तियों का एक्सरे कराकर क्या एक खास वर्ग को देने की प्लानिंग विपक्ष का एक बड़ा दल कर रहा है, जो बीजेपी गंभीर आरोप लगा रही है? इसके अपने बहुत बड़े मायने हैं और प्रधानमंत्री ने खुद बोला है। तो क्या वाकई ये मुद्दा चुनावों का बड़ा मुद्दा